शिक्षा कोश वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे और यूपी पीसीएस सन 2017 से शुरू करेंगे और आएंगे हम 1991। तो बहुत सारा हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। जो सुपर 10 चलता था तो उसको हम बंद कर रहे हैं, उसकी जगह आपको पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र मिलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें एक वीडियो में। और इसकी हम व्याख्या भी साथ में लिए हैं, जिससे कि आप लोग देखते रहिए और बहुत सारे फैक्ट हमको पता भी चलेगा। और आप लोग हम इतना मेहनत से इसको बनाते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इतना मेहनत करते हैं और 1 महीने होने को है, 100 भी लोग नहीं साथ में आए तो ये गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द मिलता है। तो अघन्य क्या है तो हम लोग पढ़े भी हैं। अघन्य क्या है तो ये गाय के लिए प्रयुक्त होता था। अघन्य शब्द ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त होता था और ऋग्वेद में इसको गविष्टि, गवेषण, गम्य आदि शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। तो हम ये पढ़े और इससे आप लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पे हमको वेल फोकस कर रखना है। किस शैलचित्र गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ है? मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बोरीवली के उत्तर में स्थित है और इसमें 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी कई बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ कई अलग अलग मूर्तियाँ भी हैं और इस गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा मिली है। तो इतने फैक्ट हम समझे। अगला प्रश्न है कि हमको विचार करना है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। और दूसरा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। तो हमको आर्ट एंड कल्चर भी अच्छे से पढ़ना है तो इसमें दोनों सही है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य एवं विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब हमको कराना है मैचिंग। तो इसमें से देखिए आदिनाथ किससे रिलेटेड थे, इनका चिन्ह क्या था? जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें ही बताए थे। विषम मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए। तो इसमें हमको ये देखना है कि हमको जैन धर्म जो हुए हैं तो उनको हमको इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी हमें याद होना चाहिए। अब मौर्य और मौर्योत्तर काल से प्रश्न जो बने हैं इसको देखिए। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? पहली चीज़ सही क्या है इसको देखिए। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं के अंदर दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करती हैं। तो ये सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है तो ये गलत है। पहली चीज़ बराबर पहाड़ी भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई है, जिनमें से ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। और 332 से 125 ईसा पूर्व में कुछ में अशोक के शिलालेखों को भी देखा गया है। ये बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुफाएं 4 गुफाएं और नागार्जुन मतलब 3 गुफाओं की जुड़वा पहाड़ियों में निर्मित है और जुड़वा पहाड़ियों में निर्मित है और कभी कभी नागार्जुन गुफाएं भी इन्हें मान लिया जाता है। अब हमको कराना है मैचिंग। गांधार कला हम लोग पढ़े हैं, ये कुसाड से है। जूनागढ़, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो बी का 3 सही होगा। जूनागढ़ अभिलेख किससे है? तो कुसाड से। और पहला का गांधार कला ये पतित से रिलेटेड है। ये गांधार कला किससे है? कुसाड से। और जूनागढ़ रुद्रदामन, मिलिंद, पनेहो, मीनांडर, तक्षशिला, पतित।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद स्थित था। तो कहाँ स्थित था? राजस्थान में। तो हमको वर्तमान नाम के साथ साथ प्राचीन भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ था। 16 बड़े महाजनपद थे। अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है। और ये कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, यंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, कंबोज। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और ये विराटनगर कहाँ था? राजस्थान में। अब देखिए मध्यकालीन भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न दिल्ली सल्तनत से बनते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में ये बनाया। ये भी फैक्ट कई बार प्रश्न बने हैं। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 में किया था। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की गई है। तो मलिक उस सर्क की उपाधि किसे दिया गया है? ख्वाजा जहां को। सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन सरकी, जिसे पराजित कर 1485 में सुल्तान बहलोल लोदी ने किसने हराया था? तो बहलोल लोदी ने सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये था फैक्ट। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण 1303 में किया और 1303 में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ काकतीय वंश का शासन था। काकतीयों की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को हराया था। अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो क्या था प्रचलित आहार? क्या था भू राजस्व का? तो जफ्त था। जफ्त प्रणाली मुगल साम्राज्य में किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। राजा टोडरमल द्वारा ये शुरू किया गया था भू राजस्व की प्रणाली। और अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम था जाफ्ती प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेती की कुल वास्तविक पैदावार आंकने के आधार पर की गई दरों को निर्धारित किया जाता था। ये प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। अब जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी तो किसने किया था? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फादर एंथोनियो मार्सेट किसके समय में आए थे? अकबर के। निकोली मनुकी ये शाह आलम दारा सिकोह के समय में आए थे। अब फ्रंकवायस वर्नियर ये शाहजहाँ के। तो कौन से विदेशी किसके शासन काल में आए? तो ये भी हमको अपने दिमाग में रखना होता है। अब आधुनिक देखिए हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध हुआ, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, हेस्टिंग्स के समय में हुआ था 1817 ईस्वी से 1818 में। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल के बाद लड़ा गया, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो किसने कहा? जीबी मैकाले ने। अगला प्रश्न है कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, इनमें से सभी। तो इन सब में उन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। अगला प्रश्न देखिए कि कथन और कारण है
ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार सल्तनत अनुकूल था। तो ये समझ में आ रहा है ब्रिटिश काल में कहाँ अनुकूल होगा। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था। तो इसमें से कौन सा सही, अप्रतिफलित तो था ही, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ए गलत है, आर सही है। और ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ने एक रणनीति बनाकर भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियाँ भारतीयों पर जबरदस्ती ला दी और उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का हित था। अगला प्रश्न देखिए, हमको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन ही इसमें गलत दिया है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 के बीच में कहाँ हुआ, बंगाल। तो विद्रोह याद होना चाहिए। 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता के कष्टों से मुक्त किया। दूसरी ओर स्थानों की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पे उतर आए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और कोल विद्रोह 1832 से 1837 में हुआ। रांची, हजारीबाग, सिंहपुरी, पालामाऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। इस विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमानों तथा सिख किसानों को दे देना। अगला प्रश्न देखिए, जूरी अधिनियम को किसने विरोध किया। तो किसने विरोध किया, राजा राममोहन राय। 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध करने वाले राजा राममोहन राय थे। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं थी। इन्होंने फारसी में तहफल उल मुआवदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ये सब फैक्ट है। उनका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना और इंसानियत के प्रभाव को रोकना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना है और सब धर्मों में आपसी एकता इकट्ठा करना। तो ईसाइयों को जो प्रभाव था उसका भी इनको रोकना इनका लक्ष्य था। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की गठन हुई थी। जातीय सरकार कब बनी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 के अंत तक 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों लोग मर गए और अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी इसमें मरने में थी। और प्रदर्शन में भाग लेने पर पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में 73 साल की मतांगनी हाजिरा, नाम क्या है, मतांगनी हाजिरा, गोहपुर असम में 13 साल की, कलकत्ता बरुआ को, पटना बिहार में शांता तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। और ये नाम जो बरुआ है ये अभी कुछ समय पहले इसी महीने शायद न्यूज में भी काफ़ी नाम आया था। तो ये प्रश्न बन सकता है। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक के धारवाड़, उड़ीसा में बालासोर तथा थलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिया गया और वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। इसी को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो जातीय सरकार कब बनी, 1942 में। और इसमें बरुआ का नाम आता है। कहाँ की बनी थी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्टाइन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति दिया। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 तक चला और इसमें 25 कम्युनिस्टों के ऊपर चलाया गया, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। इन विद्रोहियों के समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट, हैराल्ड लास्की ने टिप्पणी किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया। तो स्वराज दल का समर्थन किसने किया,
एन जिन्ना ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने मिलकर एक सम्मेलन में स्वराज दल की स्थापना किया और इस नए दल ने कांग्रेस के अंदर की ही समूह के रूप में कार्य करना था। इनका जो लक्ष्य था, इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल काउंसिल के चुनावों में भाग लेगा, इसको ये नहीं माने थे। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने और अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? तो 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1916 भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक, सुधारक थे। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोखले को वित्तीय मामलों के अद्वितीय समझ और अधिकारपूर्ण बहस करने की क्षमता उन्हें भारत का क्लैंड स्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी स्थापना की ताकि नौजवानों की सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, एक तो थोड़ा से भी लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं। अगला क्या करना है कि घटनाओं का काला क्रम लगाना है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहले तो इसमें चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद रॉलेट एक्ट। गांधी जी के विचारों पर आधारित सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू हुआ, और ये नील की खेती करने वाले किसानों पर बढ़े अत्याचार की वजह से हुआ था। इसमें क्या था कि किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। गांधी जी के सत्याग्रहों की कड़ी में दूसरा खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने पर किसानों की हालत खराब हो गई। मजबूरन किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाए, और खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन की शुरुआत किया। 1918 में ही अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का वेतन वृद्धि के प्रश्न पर यहाँ के मिल मजदूरों से झगड़ा हो गया। मजदूरों ने मिल में हड़ताल कर दी। मिल मालिक किसी प्रकार की समझौते के लिए तैयार नहीं थे, और इस झगड़े का निपटारा करने का प्रयत्न किया गांधी जी ने, और गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि को उचित ठहराया। भारत सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की एक कमेटी नियुक्त किया, और जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पारित हुई। इसी इतिहास में यह बिल रॉलेट बिल के नाम से प्रसिद्ध। इन 2 बिलों में से एक को 19 मार्च 1919 को पास किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उनके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट प्रश्न बने हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये 2 से 3 वीडियो में 1 वर्ष का हम क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन फिनिश करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए, और इसको शेयर करिए।